नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हूँ हाजिर। जो भी डाउट है होम्स लॉ से रिलेटेड उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे आज। जिनको भी थोड़ा दिक्कत आती है ओम के नियम को समझने में, वो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। और अगर डाउट्स फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, बताओ मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ और आपका वो डाउट क्लियर हो। बेसिकली यही है कि सीखना है हमको, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप बीच में स्किप करके जाओगे तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं फिर। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, ओम का नियम। हमारे एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। इनका जन्म हुआ था 1789 में और इन्होंने 1827 में एक किताब लिखी। बहुत गरीब थे ये, अपना ही कुछ मतलब बैटरीज वगैरह वायर वगैरह से एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और इन्होंने 1827 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली। ये इनकी किताब का नाम था। और उस किताब के अंदर इन्होंने V = IR नाम का एक रिलेशन बताया, एक समीकरण बताया, एक फॉर्मूला बताया V = IR, जो एक रिलेशन है जिसमें V क्या है, I क्या है, R क्या है, इन तीनों के बीच में क्या है, एक संबंध है, जिनको इन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। अब आओ समझ लेते हैं कि VIR होता क्या है। थोड़ा सा उससे पहले देखते हैं क्या ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडेशन होता है। मतलब जितनी भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कैसे आ रही है, उसके ऊपर क्या ऐसा फॉर्मूला काम कर रहा है, क्या ऐसा नियम काम कर रहा है जो आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और आपके बल्ब जल रहे हैं, आप सभी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो, फ़ैन चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है आपका, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सब चल रहे हैं। कैसे? ये नियम ही उन सभी को चलाता है एक तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्या कि V क्या होता है, वोल्टेज होता है। I क्या होता है, करंट होता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। या यूं कहें कि वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, करंट को I से दर्शाते हैं, या रेजिस्टेंस को R से दर्शाते हैं। अब इनमें संबंध क्या होता है? संबंध होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि V अगर बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये सही है। इसके बाद यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, है ना, तो करंट कम होगा। अब इसको अलग तरीके से और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके। वोल्टेज V क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रेशर होता है एक तरीके का, मतलब आपके पास में एक कोई तार है तो बिना वोल्टेज के वोल्टेज क्या करेगा, उस तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धक्का मारेगा उनको। अब जब धक्का मारेगा तो वो मूव करेंगे। अब जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चलने लगेगी। सिंपल सा है। तो वोल्टेज क्या होता है, एक प्रेशर होता है जो करंट के फ्लो को आगे बढ़ाता है, ठीक है। वोल्ट, इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। V से उसको, कैपिटल V से उसको दर्शाते हैं। और वोल्टेज अगर हाई है तो करंट भी हाई होता है। इसके एग्जांपल आप मोबाइल चार्जर है 5 वोल्ट का दे दो, शॉप पे गए, बोले शॉप वाला कहता है, बोले कितने वोल्ट का चाहिए मोबाइल चार्जर, बोले 5 वोल्ट का दे दो। या आपके घरों के अंदर होम सप्लाई होती है ना, जो 220 वोल्ट आती रहती है, 230 तक जाती है, वेरी करती रहती है आपस में। वेरी क्यों करती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि AC करंट है। तो AC DC वाला जो वीडियो है वो आप देखते चलना, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो कहाँ थे, हाँ, होम अप्लायंसेज है तो होम सप्लाई है हमारी, तो 220 वोल्ट मिलती रहती है हमको, 220 222 तो वोल्ट मिल रहा है ना। यानी कि हमारे घर में कितने प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है,
जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बल्ब में, टीवी में, इन सभी में, तो वो 220 वोल्ट के प्रेशर से आ रही है, आप ऐसा कह सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? तो अब हम देखते हैं अपने करंट को। करंट क्या होता है? वोल्टेज तो हमने देख लिया, वोल्टेज क्या है? बल है। करंट क्या होता है? करंट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं हमारे किसी परिपथ में, किसी तार में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पार्टिकल है ना, तो उसके फ्लो को करंट कहते हैं। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट का फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज अप्लाई हो, ये बात भी बड़ी अच्छी है। करंट का फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज अप्लाई हो। अगर वोल्टेज नहीं, कोई बल ही नहीं लगा रहा पीछे से पुश करने के लिए, आगे को इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए कोई बल ही नहीं लगा रहा है, या धनायन जो होते हैं, ऋणायन धनायन होते हैं, धनायन को पुश ही नहीं कर रहा है, कोई आगे धक्का ही नहीं लगा रहा, तो वो पुश होंगे क्यों? तो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो विद्युत कैसे बहेगी आगे? बह ही नहीं सकती। इसीलिए ये बात कही गई है क्या, कि करंट फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज अप्लाई हो और वायर कंप्लीट सर्किट में हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सर्किट मैंने आपको दिखाया है, आप इसको देख सकते हो, जिसमें वोल्टेज एक कंप्लीट सर्किट है, पूरा का पूरा, कहीं से भी कट नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर 3 चीज़ें दिखा रखी हैं, वोल्टेज और करंट, और करंट का फ्लो दिखा रखा है, और रेजिस्टेंस दिखा रखा है, या इस जगह आप लोड भी मान सकते हो, बल्ब लोड है या और कोई लोड है, पंखा है, कूलर है, इस जगह कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो प्लस से निकला, यहाँ पुश करते करते उसको धक्का देते हुए ला रहा है आगे, लोड जलेगा, फिर इधर से वापस हो जा रहा है बैटरी के अंदर, ऐसे इसको समझ सकते हो। अगला पॉइंट आता है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को आर से दर्शाते हैं, करंट को अपोज करने का काम करता है, यानी रेजिस्टेंस एक वो बल है, वो भी एक तरह का बल है। एक बल है आपको धक्का दे रहा है, एक बल है उसको रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, रोक के चल, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अपोज करने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल है, पतली पाइप में पानी कम फ्लो करता है, ठीक है, उसी तरह से पतली और लंबी कोई वायर है, उसमें क्या होगा? करंट का फ्लो कम होगा, मोटी वायर में ज़्यादा होगा, पतली वायर में कम होगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इसकी यूनिट होती है, जिसको इस ओम वाले निशान से, इस निशान से ध्यान में रखना आप, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, कॉपर वायर में रेजिस्टेंस लो होता है और नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस हाई होता है। कैसे? ये डिपेंड करता है धातु की मतलब धातु की प्रकृति पे, धातु का नेचर क्या है हमारी। अब कॉपर अलग धातु है, कॉपर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर लेते हैं, लेकिन नाइक्रोम के अंदर नहीं कर पाते हैं फ्रीली मूव ज़्यादा जल्दी। इसी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई होता है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत आसानी से हो रहा है, वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ जा रहे हैं, आराम से अपना खूब बढ़िया करके कर रहे हैं, एक दूसरी जगह में मूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है बहुत आसानी से हो जाएगा। सोने चांदी में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, कॉपर से भी ज़्यादा अच्छा होता है वो तो। ठीक है, और नाइक्रोम में क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए क्या होता है, नाइक्रोम कहाँ लगा रहता है? हीटर में लगा रहता है। हीटर की जो कॉइल होती है, आपने देखा होगा, वो नाइक्रोम के वायर की होती है। अब उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तो आगे नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आई जा रही है, तो वो क्या करेगी? उस धातु को जलाएगी ना, तो वो जल के कैसी हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। अगर हीटर के अंदर कोई वायर लगा हुआ है और आपने हीटर जला लिया पूरी रात, और अगले दिन को वो वायर निकालोगे, तोड़ोगे, तो हाथ से ही टूट जाएगा, वो इतना कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि हीट है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर है एक, तो पावर तो लगातार आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, लेकिन बल्ब बहुत ज़्यादा तगड़ा आ रहा है पीछे से, 220 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है लगातार, तो असर किस पे पड़ेगा? उस मेटल पे पड़ेगा, वो मेटल कमज़ोर हो जाएगी, जलेगी, वो मेटल जलने लगेगी। शायद आपको समझ आया हो आसानी से। और थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या है। इसका फॉर्मूला दिया उन्होंने,
क्या दिया, V इज इक्वल टू आई आर, या यूं कहो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इसकी हेल्प से हम तीन तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज़ें हमको दी गई होंगी कभी भी, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई सवाल आता है, उसमें भी दो चीज़ें दी जाती हैं, और अगर नहीं दी जाती है तो कुछ ना कुछ एक रिलेशन ऐसा दिया जाता है जिससे हम निकाल सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो हम करंट और रेजिस्टेंस की गुणा कर देंगे तो हमारे हाथ में वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि हमें ये दोनों दिया गया होगा कहीं पे भी, अगर हमें कुछ वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। अगर हमें करंट निकालना है तो हमें वोल्टेज पता होगी और रेजिस्टेंस पता होगा, तो वोल्टेज को भाग कर देंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू से तो हमारे हाथ में करंट आ जाएगा, क्या करंट कितना है। इसी तरह से रेजिस्टेंस निकालना हो हमको तो वोल्टेज को भाग कर देंगे करंट से तो रेजिस्टेंस हमारे हाथ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले आप लिख के रखो, याद भी करो इनको। अब रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये ओम्स लॉ लगता है, किस तरीके से लगता है, वो थोड़ा देख लेते हैं। क्या है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बल्ब की ब्राइटनेस होती है, आप देखो ध्यान से, बल्ब कैसे ब्राइट होता है, कैसे जलता है। अगर मानो 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने उसको दिया है, 100 ओम का रेजिस्टेंस उस बल्ब का है, और घर में मेरे कितनी आ रही है, 220 वोल्टेज सप्लाई आती है हर किसी की जनरली, ठीक है। तो करंट कितना होगा मेरा, करंट होगा इस वाले फॉर्मूले से, वोल्टेज कितनी थी 220 डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस कितना था 100, 100 से तो 2.2 एम्पियर मेरा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यानी कि बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसी जगह पे अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाना चाहिए ना। यहां पढ़ा था रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल। कैसे, अब जब मैंने रेजिस्टेंस 200 कर दिया, 100 से 200 कर दिया है, तो रेजिस्टेंस और सप्लाई कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, सप्लाई मेरी 220 वोल्ट आ रही है। तो आई अगर मैं निकालूंगा तो 220 डिवाइड बाय 200 यानी 220 डिवाइड बाय 200, तो क्या आ जाएगा 1.1 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि बल्ब की जो ब्राइटनेस थी वो पहले से लो हो गई, क्योंकि उसमें करंट कम पहुंच रहा है उस बल्ब के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सा, या एक ये लाइन लिखी हुई है, हीटर होता है, जैसे कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और करंट फ्लो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको हीटर के बारे में, वही चीज़ लिखी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूरा समझना चाहिए। वो क्या है कि वाई ओम्स लॉ फेल, ओम्स लॉ फेल क्यों हो जाता है, किस कंडीशन होती, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ओम्स लॉ फेल हो जाता है, उसको बड़ा समझते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ उन कंडक्टर्स पर अप्लाई होता है जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब अगर रेजिस्टेंस किसी का 100 ओम है तो 100 ही है लगातार, तो ओम्स लॉ उस पर अप्लाई होता रहेगा। होता रहेगा मतलब हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है तो, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी वेरी करेगा, यानी कि 100 से वो 200 हुआ, तो तुरंत ओम्स लॉ क्या हो गया, बदल गया ना, 2.2 आ रहा था 1.1 हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर तो ये बात सत्य ही नहीं रही, क्या कि सप्लाई तो फिर भी सेम है ना 220। हमारी ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज और करंट दोनों इक्वल होने चाहिए, या फिर इक्वल में बढ़ने चाहिए, ठीक है। इक्वल नहीं होने चाहिए, मैं उस बात को थोड़ा सा गलत बोल गया। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज स्थिर है तो करंट भी स्थिर रहना चाहिए ना, उस चीज को समझो। यहाँ वोल्टेज तो सेम रहा, मेरा 220 था, 220 था, लेकिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस वेरी कर गया, तो उसके चक्कर में कौन सी परेशानी आ गई, मेरा करंट भी वेरी कर गया। इस जगह पे आकर के ओम्स लॉ फेल हो जाता है। इस चीज पे ओम्स लॉ सिर्फ उन कंडक्टर्स पर अप्लाई होता है जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है,
जिनका कांस्टेंट नहीं होता है उन पे ये अप्लाई नहीं होता है, उस जगह फेल हो जाता है। जैसे बल्ब का फिलामेंट है, टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और ये उस जगह पे जाके फेल हो जाता है। कैसे? अब मैं इसको बड़े ध्यान से समझना, छोड़ना मत, पूरा समझ लेना इस चीज़ को। टेम्परेचर हाई होने से रेजिस्टेंस हाई कैसे होता है, ये मेन पॉइंट है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो किस जगह पे ओम्स लॉ फेल हो रहा है, ओम का नियम फेल हो जा रहा है, वो चीज़ बड़े आसानी से समझ जाओगे। अब करंट जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ा, कैसे बढ़ा? अब एक बल्ब लो, जो एक 100 वाट का बल्ब आता है ना, उस बल्ब को लो, वो बल्ब ठंडा है अभी, ठीक है, बल्ब कैसा है अभी? ठंडा है। आप उसको, उसके रेजिस्टेंस को चेक करो मल्टीमीटर से, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ आएगा। मानो एग्जांपल है कि कुछ भी आएगा, नंबर 38 ओम आ जाएगा लगभग, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अब आप क्या करोगे? अब आप उसको जलाओ, जलाने के बाद जब आप उसको जलाओगे तो उसका जो टंगस्टन वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतना जल्दी हाई टेम्परेचर में पहुंच जाता है टंगस्टन, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक नहीं होता है, वो उसको झेल लेता है, इसलिए टंगस्टन यूज़ किया जाता है बल्बों में। अब जब हाई टेम्परेचर हो गया उसका, तो जो एटम्स होंगे ना उस धातु के, यानी उस टंगस्टन के अंदर के जो एटम्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगे। अब जब वाइब्रेट होंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? टकराते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। जब टकराएंगे तो क्या होगा? उसी जगह पे ठहरे रहेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया उस स्थिति में। बात आ रही है समझ में? रेजिस्टेंस क्या हो गया उस स्थिति में? बढ़ गया। यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि टेम्परेचर हाई हुआ तो वाइब्रेशन बहुत हुआ एटम्स के अंदर, चालक के जितने भी तार था उसके अंदर क्या हुआ? टंगस्टन का तार था, उसके अंदर क्या हुआ? एटम्स बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट हुए। एटम्स के वाइब्रेट होने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने लगे। इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने से क्या हुआ? उनका प्रवाह आसानी से नहीं हुआ। अब जब प्रवाह आसानी से नहीं हो रहा तो क्या होगा? उनके अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो रुक रुक के होगा, रुकने लगेगा। और वोल्टेज तो आ ही रहा है 220, वो तो पूरी ताकत लगा रहा है। अब जब वोल्टेज पूरी ताकत लगा रहा है अपनी और आगे से रोक रोक के हो रहा है काम, जैसे ट्रैफिक में जाम लग जाता है ना, इसी तरीके से ये भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लगातार आ रही है, तो एक जगह पे क्या हुआ? जाम लग गया, तो वहाँ पे क्या होगा? लोगों के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, एग्रेशन आ जाएगा, गुस्सा आएगा, बीच में रोक दिया हमको। इसी तरह से वहाँ भी होता है। एग्जाम्पल मान लो, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता आएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? हीट निकलेगी बाहर, गर्मी बाहर निकलेगी। गर्मी किसके रूप में निकलेगी? प्रकाश के रूप में निकलेगी। वही प्रकाश से हम देख सकते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट है बल्ब का। बल्ब काम कैसे करता है? अब जब टेम्परेचर हाई हुआ तो रेजिस्टेंस भी हाई हो गया। अब जब रेजिस्टेंस हाई हो गया है, जब रेजिस्टेंस हाई हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। करंट लो हो गया, लेकिन वोल्टेज तो वही सेम है ना। अब ऐसी स्थिति में तो करंट लो हुआ है तो वोल्टेज भी लो हो जानी चाहिए थी। बस इसी जगह पे आके ये नियम फेल हो जाता है, क्योंकि ये नियम क्या कहता है? वोल्टेज अगर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा, करंट घट रहा है तो वोल्टेज भी तो घटना चाहिए, इक्वल रहने चाहिए ना ये दोनों। फिर इक्वल बोल दिया मैंने, मतलब दोनों की कंडीशन सेम रहनी चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, और वो घट रहा है तो वो भी घटेगा। इस जगह पे आके ये लो फेल हो जाता है ना। चलो अब क्या है? V इज इक्वल टू आई, मतलब इज इक्वल टू बोल रहा हूँ V प्रोपोर्शनल I, और V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V बढ़े तो I भी उसके इक्वल बढ़े। यही ओम्स लॉ है। और इसको बड़े ही एक कार्टून टाइप के, ये कहीं से देखा था मैंने, गूगल से, बहुत पहले देखा था, मेरे को याद था ये, ऐसे मैंने छोटा मोटा बना दिया है। एक डायग्राम बड़ा बढ़िया है, इससे बहुत अच्छे समझ आएगा आपको। क्या है कि वोल्टेज धक्का दे रहा है,
उस पाइप के अंदर किसको धक्का दे रहा है? एम्पियर को। एम्पियर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से संख्या मान लो, बंडल मान लो, एक तरीके से ऐसा एग्जांपल मान लो। और रेजिस्टेंस क्या है? उसको रस्सी से दबा रहा है, आगे नहीं जाने दूंगा। ये ही ओम्स लॉ का रिलेशन है, ओम के नियम का रिलेशन है। जिन तारों के अंदर रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है या जिन धातुओं के अंदर रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह यानी कि करंट का फ्लो, करंट का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो जाता है। और उनमें क्या होता है? उनमें जो लॉसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, उनमें लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। लेकिन इनमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल बतौर देखें तो मोबाइल होता है, तो मोबाइल के अंदर जो चालक होते हैं, चालक वायर होती हैं, पतले पतले वायर होते हैं, वो चांदी के बने होते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पे कि वो चांदी के बने होते हैं। अब चांदी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन वहीं अगर टंगस्टन के बने होते तो आप इसको 5 वोल्ट पे मतलब चला रहे हो मोबाइल फ़ोन को, उस टाइम पे तो आप इसको 220 वोल्ट देते तो ये हाथ जला देता, लेकिन फिर भी चल नहीं पाता। तो यही कॉन्सेप्ट है बस, ज़्यादा इसमें पंगा कुछ नहीं है। वीडियो को देखना, बार बार देखोगे, बातों को सुनना ध्यान से। अगर आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत आसान था, शायद आपको भी आसान लगा हो। आप थोड़ा सीखोगे, समझोगे तो ये आसान लगेगा। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।